बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। कोरोना की दूसरी लहर मध्य प्रदेश में कहर बरपा रही है और कोरोना के सुनामी को रोकने के लिए सरकार भी हर तरह की कोशिश कर रही है। उधर दूसरी लहर के बीच वैज्ञानिकों की तीसरी लहर की चेतावनी आ चुकी है और उससे निपटने के लिए सरकार एक्शन प्लान में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच सरकार के एक मंत्री ने अनोखा ज्ञान दिया है। मंत्री उषा ठाकुर तीसरी लहर को रोकने के लिए हवन करने की सलाह दे रही हैं। तो क्या अब हवन से कोरोना का दहन होगा? हालांकि इस सबके बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन इसके लिए विपक्ष सरकार के टेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर सवाल उठा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या कोरोना को हराने के लिए हवन करेंगे? हवन करेंगे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर। अपने बयानों के चलते हमेशा विवादों में या सुर्खियों में रहती हैं, जो भी आप कहना चाहे कह लीजिए। उनका कहना है कि यज्ञ करने से कोरोना भाग जाएगा। अगर यज्ञ पर्यावरण को शुद्ध कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो कोरोना की तीसरी लहर अब हिंदुस्तान को छू भी नहीं पाएगी। तो यह बड़ा बयान है, एक बार आप पहले सुन लीजिए। तो ये तीसरी लहर यहाँ कष्ट नहीं दे पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए अभी 10, 11, 12 और 13 सुबह 10 बजे सब लोग एक साथ आहुतियाँ डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब दो आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। तो ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है बड़ा सवाल। सवाल क्या है? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यह सवाल आ रहा है और हम पूछ रहे हैं, एमपी में नकली रेमडेसिविर बिकेंगे? बड़ा घोटाला उजागर हो चुका है, सबको पता है नकली रेमडेसिविर लग गए। बिना ऑक्सीजन के लोग मरेंगे, ऐसा कोई जिला नहीं जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों ने दम ना तोड़ा हो। कोरोना से लड़ने के लिए क्या करेंगे बताइए? हवन करेंगे? क्या आप हवन करने के लिए तैयार हैं, या फिर आपको लगता है कि सरकार को हवन का जिम्मा जो है वो जनता पर छोड़ देना चाहिए? किसे हवन करना है, किसे नमाज पढ़नी है, किसे रमज़ान में विशेष तौर पर अपने अल्लाह की इबादत करनी है? सरकार का जो काम है सरकार वो पहले अच्छे से कर ले। क्या आपको लगता है? ये हमारे सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हम तुरंत चलते हैं उनके पास। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रकाश मुरजानी जी यज्ञ शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है कि हवन करने से वाकई में यहां पर लग रहा है कि कोरोना भाग जाएगा, तीसरी लहर देश को छू नहीं पाएगी? पद्धति के विरोध में सनातनी हूँ, हमारी में हवन करना तय गया है और वातावरण शुद्ध हो, ऐसा लिखा हुआ जी। लेकिन हम भौतिक जी रहे, हम पाश्चात्य देशों की तुलना में आगे बढ़ना चाहते हैं। उस दौर में जब ये महामारी है और सरकारों का काम अभिलाष ये होता है कि उनको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाएं। चिकित्सीय सुविधा जो है उपलब्ध करवाने के लिए ही लोग सरकारों को चुनते हैं। किसी भी देश की, किसी भी राज्य की प्रगति, वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और वहाँ के आवागमन की यातायात व्यवस्था के ऊपर आकलन किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश में इतने कोरोना लोग पॉजिटिव निकले, अब तो उन्होंने सर्च करना ही कम कर दिया, जांच करना ही कम कर दिया, तो वो मरीज कम हो ही जाएंगे। जबकि कोरोना का ये पूरा गांव-गांव तक अब फैल रहा है प्लास्टिक। तो मैं हास्यास्पद मानता हूं कि सरकार और सरकार के लोग अगर हवन की बात करें, भाई हवन तो छोड़ दीजिए, आप उन पांडित्यकृत करने वालों पर, उन मंदिर के मनीषियों पर, उन पंडितों पर जो लोग हवन करें। आप तो ये बताइए कि जिसके लिए आपको निर्वाचित किया गया है, आप रेमडेसिविर ये जो दवा है उसका ब्लैक मेल क्यों हो रहा है? आप ऑक्सीजन उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रहे? आपने नए अस्पताल क्यों नहीं बनाए मध्य प्रदेश में? आपको 2 वर्ष का समय मिला, आपने कोई तैयारी ही नहीं की और आप इधर उधर बगले झांक रहे हो।
आप हवन की बात कर रहे हो, आप उल्टा लेट के ऑक्सीजन ग्रहण करो ये बता रहे हो। तो ये मैं भौतिक रूप से इसको मैं उचित नहीं मानता हूँ। लेकिन धार्मिकता में अगर हम देखें, सनातनी परंपरा में देखें, तो हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। लेकिन कोरोना भागेगा ये मैं मानने को कतई तैयार नहीं। बिल्कुल राकेश जी, चूंकि आप भी हमने देखा है कि ईश्वर को, हमारी सनातनी परंपरा को मानने वाले नेताओं में शुमार हैं, और ज़्यादातर मध्य प्रदेश में बहुत कम लोग होंगे जो अपने रीति रिवाज और लोकाचार से दूर रहते हों। लेकिन ऐसे वक्त जब रेमडेसिविर इतनी ज़्यादा उसकी कालाबाजारी चल रही है, जब तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तो सरकार, आपको लग रहा है क्या केवल ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ठोस उन्हें वो मिल गया है कि तीसरी लहर आएगी? क्योंकि तीसरा स्ट्रेन क्या होगा ये तो वैज्ञानिकों को भी नहीं पता, कितनी ज़्यादा असरकारक होगी ये नहीं पता, पर उसका निदान पहले ही उषा जी ने दे दिया। मैं आपकी इसी बात को एक अपने जो देश के इसके मेडिकल के जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक दिन पहले ये कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेजी से आएगी। 2 दिन बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसकी कोई अभी भरोसा नहीं है, आएगी कि नहीं आएगी और किस जगह आएगी। मैं ये मानता हूं कि जब सरकारें फेल हो जाती हैं, जब व्यवस्थाएं उनकी खत्म हो जाती हैं, जब वो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं जनता को, तब वो इस तरीके के प्रोपेगेंडा करके इस तरीके से आदमी का ध्यान बांटना चाहते हैं। लेकिन इस समय ये महामारी है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में देश में लोग मर रहे हैं, और हम यज्ञ और हवन की बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को उल्टे लेने की बात कर रहे हैं। तो मैं इसके बिल्कुल इस परंपरा के, जिस सरकारें फेल हो रही हैं और वो हमारा ध्यान बांटना चाहते जनता का, इसको मैं सिर्फ ध्यान बांटना समझता हूँ। सरकार पूरे तरीके से हाथ उठा चुकी है, सरेंडर कर चुकी, कोरोना के सामने, व्यवस्थाओं के सामने सरेंडर कर चुकी है। इसलिए इनसे अब मध्य प्रदेश में कोई उम्मीद नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हम सीधे रुक कर लेते हैं। प्रकाश मुरजानी जी, यज्ञ शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, भारतीय सनातन धर्म में जो चीजें बताई गई हैं उनके प्रामाणिकता को लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है, ना ही न्यूज़ 24 इस चीज को लेकर के सवाल उठा रहा है कि यज्ञ से क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एक सरकार का मंत्री जब इस वक्त, जब देश में, पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं नकली रेमडेसिविर बिक रहा है, कालाबाजारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो वहां पर आकर के यज्ञ करने की सलाह देता है तीसरी लहर को रोकने के लिए, आपको कितना न्याय संगत लगता है? और ये काम तो मुझे लगता है आप जैसे लोगों का होना चाहिए, पंडितों का होना चाहिए, उन लोगों का होना चाहिए जो इसमें विशेषज्ञ हैं, वो बता देंगे। सरकार को क्या इसकी जरूरत है कि आकर के इस वक्त यज्ञ करने को कहे? औषधि धूम है, जो यज्ञ है वो सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत पे काम करता है, और जो वायु में प्रदूषण है उस प्रदूषण को दूर करने से यज्ञ के माध्यम से औषधियों को इस वायुमंडल में भेजा जाता है। तो ये जो वायुमंडल में औषधि जाता है, तो निश्चित रूप से ये जो वातावरण में जो विषाक्तता है उसको कम करता है, और इस पे विगत कई वर्षों से शोध भी हुआ है और शोध चल भी रहा है, और इसके परिणाम सकारात्मक आए हैं। हाँ, तो ये जो लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, गायत्री परिवार विगत कई वर्षों से उसके तो आधार ही संस्कृति के 2 निर्माता, यज्ञ पिता और गायत्री माता, और हमेशा यज्ञ से वातावरण को शुद्ध करने के लिए, लोगों के मनोभूमि को ठीक करने के लिए, पर्यावरण को ठीक करने के लिए और स्वास्थ्य के लिए ये प्रयोग करता आ रहा है, और लोगों को इससे निवेदन भी करता है कि अपने घरों में इसका करें, और इसको शोध के माध्यम से प्रमाणित भी किया है। कई शोध ऐसे रिसर्च सामने आए हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है, PM2.5 कम हुआ है, PM10 कम हुआ है। ठीक है प्रकाश जी, बिल्कुल ठीक है। आप हमारे साथ SR आजाद जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, और हमारे साथ अनिल फिरोजिया भी जुड़ चुके हैं, उज्जैन सांसद। दोनों का मैं स्वागत करता हूं। आजाद जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या इस वक्त कोई ऐसी तरकीब है कि पता किया जा सके कि तीसरी लहर आएगी तो कितनी खतरनाक होगी, और क्या सिर्फ महज यज्ञ करने से उसको हम दूर कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, या आपको लग रहा है कि ये ध्यान बटाने के लिए की गई चीजें हैं, अभी हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए महोदय, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल आजाद जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है जी,
अभी तक जितनी भी घटनाएं हमारे सामने में हैं, अगर दुनिया के पैमाने पे देखें या अपने देश के पैमाने पे देखें, तो ऐसा कहीं भी कोई परिणाम नहीं निकल के आए हैं किसी प्रकार के हवन या यज्ञ करने से या इस तरह की कोई शुद्धिकरण करने से पर्यावरण में जो कीटाणु हैं और तमाम तरह की जो अशुद्धियां हैं वो दूर होती हों। हम एक छोटी सी हम 2-4 साल पहले की घटना को हम देखें कि दिल्ली में कितना फॉग हुआ था, कितना प्रदूषण हुआ था, लोग बुरी हालत में फंसे हुए थे, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए थे। तो उस समय ये बात अगर कह के उस समय शुद्धिकरण हो गया होता, पर्यावरण में सुधार होता, तो शायद मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा अनुभव हमारे देश के पास होता और हम उसको मानने के लिए शायद बाध्य होते। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से हम देखते हैं कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ना या कार्बनिक मटेरियल को हम जब जलाते हैं तो उसमें से जो अपशिष्ट के रूप में जो गैसेस निकलती हैं वो आपकी हमारे पर्यावरण के लिए ज्यादा खतरनाक होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। इसलिए अभी तक कोई ऐसा प्रमाणिक रूप से कोई वैज्ञानिक वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में इस पर काम किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज बंद करें आप, हवन में या यज्ञ में करने की बात नहीं कह रहा हूँ, आप कुछ भी जलाएंगे उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, पर्यावरण में फर्क पड़ता है और फैक्ट्रियों से जो हालत बर्निंग होती है उससे भी जो है पर्यावरण में काफी नुकसान होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि इसके जरिए जो है इस बात को स्थापित कर पाए कि इससे बहुत कुछ लाभ होता है। नंबर 1। नंबर 2 महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय किस चीज की जरूरत है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती देना और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सबको उपलब्ध हो, इसके लिए पूरा जोर लगाना। तो इस तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। मुझे ऐसा लगता है कि एक गैर वैज्ञानिक बातें हमारे लोग अगर करने लगेंगे तो जनता के अंदर एक विश्वास है कि हमको स्वस्थ होने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए, किस तरह की पहल करने की जरूरत है। हम इसमें उलझ के रह जाएं कि हम ये हवन करें या यज्ञ करें या हम अंडे बांधें या हम मंत्रोच्चारण करें और उसे जो है हमारा कोरोना भाग जाएगा। और जो अभी पहले चरण में भी जो आपने देखे पूरा घटनाक्रम, जिस तरह से कहा गया कि क्या भगाने के लिए आप थाली बजाइए, अगरबत्ती जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, आपका ये करिए वो करिए, तो सारी घटनाएं हमारे सामने हैं। तो उसने सारा कुछ किया, ठीक, लेकिन कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि कोरोना भागा। ठीक। और हम और भी खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं इस दौर में। ठीक है, अगर इस दौर को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो संभवतः तीसरी दौर आ सकता है। बिल्कुल आजाद जी, अभी तक ऐसा कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हाँ बिल्कुल आजाद जी, हम आएंगे आपके पास। राकेश जी, यहाँ पर देखिए, पीएम पहले कहते हैं ताली बजाइए, फिर कहते हैं थाली बजाइए, जनता बजाती है और नतीजा ये होता है कि कोरोना में फिर लाशों के इतने अंबार लगते हैं कि गंगा भी अब तो लाशें उगल रही है, जो आज हम तस्वीरों में देख रहे थे। बड़ा दुख हो रहा था तस्वीरों को देख करके। खैर, उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी का एक बयान बीच में आया था, मुझे ध्यान आ गया कि चॉकलेट खाने से कोरोना का तनाव दूर हो जाएगा। हालांकि फिर उस पर कुछ साइंटिस्टों ने उनसे उसका आधार मांग लिया कि किस आधार पर आपने बयान दिया है। तो ये इतनी बड़ी बीमारी में क्या आपको लग रहा है कि गफलत में ये बयानबाजी हो रही है, या आपको लगता है कि बहुत सोच समझकर लोगों का ध्यान हटाने के लिए बहुत प्लानिंग के साथ इस तरह की बयानबाजी हो रही है और ऐसे मुद्दों को छुआ जा रहा है जिसको लेकर के लोगों में दो मत हों? क्योंकि अब यज्ञ हवन की बात आएगी तो एक बड़ा वर्ग जो है यज्ञ हवन के साथ खड़ा होगा। ये अलग बात है कि उसका कोरोना से क्या लेना देना, इस पर मतभेद होगा, लेकिन यज्ञ हवन के समर्थन में बहुत लोग खड़े होंगे। तो आपको लग रहा है कि बहुत सोच समझ करके कुछ चीजों को प्लान किया जा रहा है जनता के बीच में, ताकि मेन जो असफलताएं हैं, विफलताएं हैं, उनसे ध्यान हट जाए? इस देश में कोरोना और बीमारियों का जब से दौर चला है, जब से पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के आदरणीय ट्रंप साहब हिंदुस्तान आए थे फरवरी, तब से तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट, तमाम तरह के अनुसंधान हो रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा प्रधानमंत्री बनाया है और संघ ये चाहता है कि हम ये करके दिखाएं कि पूरा देश वो करेगा जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे। और उन्होंने इस देश की कमजोर नब्ज पे हाथ रखा। उन्होंने कहा कि आप थाली बजाइए, तो 5 बजे 5 मिनट तक सब लोग 5 बजे तक थाली बजाते रहे, चाहे वो देश के बड़े से बड़े कोई लोग। जब बत्तियां बंद करने की बात आई तो लोग बत्तियां बंद करते रहे। और आप ये देखिए कि इस देश में बाबा रामदेव ने जो दवा बनाई कोरोना की कह के, उसमें हमारे भारतवर्ष के चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन जी चले गए और ये साबित करने के लिए कि ये कोरोना की पेटेंट दवा है, रामदेव जी ने बताई है।
तो ये इनके पास कुछ है नहीं व्यवस्था, ये समय भटकाना चाहते हैं और ऐसा ही एक सगुफा ये छोड़ दिया है। मैं उस आध्यात्म के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं उसको मानने वाला हूँ, सनातनी परंपरा को, मैं यज्ञ परंपरा को मानने वाला हूँ, लेकिन कोरोना का इलाज यज्ञ से होगा इस बात के लिए मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। और ये लोगों का दिमाग भटकाने की बात है। अब आपकी दुकान पे कुछ है तो है नहीं, पैसा आपके पास है नहीं, योजनाएं आपके पास है नहीं, हॉस्पिटल है नहीं, गैस है नहीं, आप कुछ नहीं आपके पास, तो आप ऐसी ही बातें लाकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हो ताकि भारतवर्ष की मासूम जनता इसमें उलझ जाए। और अभी तक आप उलझाए हुए हो। अभी तक भी प्रधानमंत्री महोदय ने कोई भी तथ्यात्मक बात नहीं की है और अब वो भी नहीं करा सकते। अब सब करा चुके, थालियां बजवा ली, लाइट बंद करवा ली, तो अब उससे भी दूर हो गए। मुझे तो एक कहानी याद आती है छोटी सी, बहुत जल्दी मैं आधे मिनट में बता दूं कि जंगल का राजा, एक बार लोगों ने बंदर को चुन दिया। पहले शेर हुआ करता था, जंगल में आग लगी तो सब लोग गए राजा के पास, तो बंदर इस डाल से उस डाल से इस डाल घूमता रहा, लेकिन कोई संतोषजनक कार्य नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि महाराज राजा साहब कुछ करिए। तो उसने कहा कि मैं कितना परिश्रम कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, अब नहीं बुझ रही तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे परिश्रम में कोई कमी नहीं है। तो प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के परिश्रम में कोई कमी नहीं है, नतीजा सकारात्मक आए या ना आए ये जनता का भाग्य का मामला है। ठीक, प्रकाश जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी, यज्ञों को लेकर के वैज्ञानिक शोध हुए हैं, उनसे जुड़ी आस्थाएं हैं और उससे भी बड़ी चीज़ है कि एक सकारात्मकता का माहौल हमारे जो लोकाचार हैं, जो धर्माचार हैं, वो हमारे जीवन में पैदा करते हैं, इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोरोना को लेकर के क्या कोई यज्ञ को लेकर के, कोरोना के किसी विधि विधान को लेकर के, कोरोना से जोड़ करके कोई आज तक कोई ऐसा तथ्य सामने आया है, कोई रिसर्च सामने आई है जिसे आप शेयर करना चाहें दर्शकों से कि कोरोना के इस लेवल पर इस चीज ने असर कर दिया हो जो इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ निकला है? जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो ऑक्सीजन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? हमारे आसपास के वातावरण में या तो पौधों से मिलती है, पीपल के पौधे हैं, बेलपत्र है, तुलसी पत्र है, गूलर के रखा हुआ, इनसे हमको ऑक्सीजन का वो मिलता है। लेकिन जिस तरह की बीमारी है और जिस तरह से लोग बीमार है, उस स्तर पे हम अगर विज्ञान की दृष्टि से पहुंचे तो सबको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना बहुत मुश्किल दिख रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में हमारे पुरातन यज्ञ के माध्यम से उनकी जो शोध है, जिसपे हम लोग काम करके अगर हम देसी गाय के गोबर के कंडे में कुछ औषधियां मिला के और देसी गाय घी मिला के हवन करते हैं और उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इस पे शोध देव संस्कृति विश्वविद्यालय कांतिकुंज में चल रहा है और उन्होंने कई इसको प्रमाणित भी की है कि हमारा ये जो है इम्यूनिटी बढ़ी है और स्वस्थ हुए हैं। बिल्कुल। आजाद जी, आपने सुना कि अगर हम गाय के गोबर के बने कंडों से और खास तौर की कुछ पूजन सामग्री को मिलाकर यज्ञ करते हैं और उसके बाद प्राणायाम वगैरह करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, लेकिन विज्ञान तो उल्टा कहता है। विज्ञान तो कहता है कि अगर धुआं होगा तो और ऑक्सीजन जिस आदमी को कम मिल रही है उसके लिए दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, उसको सांस लेने में दिक्कतें ज़्यादा होंगी। कैसे आप इस पूरे विरोधाभास को एक्सप्लेन करेंगे दर्शकों के लिए? बातें हमारे सामने में रखें वो कोई उसकी ऑथेंटिसिटी तो है ही नहीं। दो चीजों को मिक्स कर दिए। एक पहली बात तो ये है कि हवन और यज्ञ करने के जो कुछ उससे धुआं जनरेट हो रहा है वो एक अलग सवाल है, उससे कोई ऑक्सीजन जनरेट नहीं होती है। लेकिन जो हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं, हम आपका जो विलोम और लोम की बात कर रहे हैं, वो एक एक्सरसाइज है, एक योगा है। ये करने से हमारे फेफड़ों को एक्सपेंशन मिलता है जिसकी वजह से हमारी सांस लेने की ताकत बढ़ती है। उससे हमारे शरीर के अंदर जितना ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे स्वास्थ्य को लाभ होता है। तो दो चीजों को मिक्स करके बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये प्राणायाम और आपका लोम विलोम की जो क्रिया है वो एक अलग चीज है जिससे कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। और जब हम कोई चीज भी सामग्री जलाते हैं, जलाने से आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब उससे जनरेट होती है और ये सब जो है आपका ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है, उसका हिस्सा है। और जो हमारे दुनिया में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो हम देखते हैं ओजोन लेयर में जो छेद कर रही है, उसकी वजह से सारी दिक्कतें पैदा हो रही है दुनिया के पैमाने। तो इसीलिए ये बात अगर हम कहें जलाने से
अगर ऐसा होता है सब लोग जलाएं और फिर जो है आपका अगर दूर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है अभी तक दुनिया में या हिंदुस्तान में भी जिन लोगों ने काम किया है, ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जिस आधार पे हम इस बात को कहें। लेकिन ये जहाँ तक श्रद्धा अपने स्तर की बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि जो उस क्षेत्र के लोग हैं वो करते हैं, जो हमारे ख्याल से ऋषि हैं, जो हमारे पंडित हैं और जो इस तरह व्यवसाय में लगे वो अपने लेवल पे करते हैं, वो आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से उसको स्थापित करना और कोरोना के साथ जोड़ना और पर्यावरण को शुद्ध करने में उसका उपयोग करना, तो मैं समझता हूँ कि गैर वैज्ञानिक बात है। और ऐसे समय में हमें अपने वैज्ञानिक की सलाह लेनी चाहिए, वैज्ञानिकों के साथ हमें संवाद करना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सके और लोगों को समुचित इलाज मिल सके। ठीक, मेरा ये समीक्षण है। बिल्कुल। अनिल फिरोजिया जी उज्जैन सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हम उनसे बात कर लेते हैं। फिरोजिया जी, यहाँ पर यह कहा जा रहा है उषा ठाकुर जी के द्वारा कि आप तीसरी लहर को रोकना है तो हवन कीजिए और तीसरी लहर देश को नहीं छू पाएगी कोरोना की। अब सवाल ये उठा रहे हैं कांग्रेस से लेकर के तमाम लोग, और लोग जानना चाहते हैं कि थाली बजाने से कोरोना नहीं भागा, ताली बजाने से कोरोना नहीं भागा, और अब हवन करने के लिए भी सरकार कह रही है। तो ऐसे में सरकार अगर ताली थाली और हवन में लग जाएगी तो अस्पताल कौन देखेगा, नकली रेमडेसिविर कौन पकड़ेगा, ऑक्सीजन कौन लाएगा? ये सरकार नहीं कह रही है मिश्रा जी, ये उषा ठाकुर जी का खुद का व्यक्तिगत बयान है। ठीक, इसको अपन सरकार कह रही है, अपन इसको ऐसा तोड़ मड़ोड़ के ना बोले। ठीक है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि हमारे पुरातन में भी सतयुग हो, द्वारका युग हो, कोई भी युग हो, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, यज्ञ, जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन है। आजाद जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, शास्त्री जी भी बैठे हैं, और हमारे आदरणीय राकेश जी चतुर्वेदी साहब भी बैठे हुए हैं जी। तो इसका भी साइंटिफिक रीजन रहता है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आखिरी में यही बात होती है कि भैया अब भगवान से प्रार्थना करो, ये विषय तो आता है। तो भाई वैज्ञानिक का काम वैज्ञानिक कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो हम भगवान पे भी विश्वास करते हैं। पर मैं ये नहीं, मैं इससे पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हूँ कि हवन करने से कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। पर हाँ, भगवान पे हम लोगों को भरोसा है, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हाँ। तो यज्ञ पूजा भी, प्रार्थना भी करना चाहिए, वो इस हिसाब से वो बोली है। ठीक है अनिल जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चौधरी राकेश जी भी हैं। राकेश जी, क्या भगवान भरोसे छोड़ने का काम, लोग तो कह रहे हैं कि हम तो खुद ही भगवान भरोसे हैं, और अगर मंत्री भी कह दें कि आप भगवान भरोसे हो जाइए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी मध्य प्रदेश में। सर क्या कहेंगे आप? भाई बहुत ही समझदार और बहुत योग्य भाई हमारे सांसद, लेकिन उनकी दो बातें, उन्होंने एक ये कहा कि उषा ठाकुर का व्यक्तिगत मत हो सकता है। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल की सदस्य है और वो है, उसकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके जवान से कही हुई बात सरकार की बात मानी जाएगी। वो वैराग्य धारण कर ले और इस्तीफा दे दें, उसके बाद वो कुछ बोले तो वो व्यक्तिगत बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम लोग ईश्वर को मानने वाले सनातनी, बिल्कुल हम लोग ईश्वर को मानने वाले सनातनी लोग हैं, और उनके जवान से एक बात निकल गई कि हम लोग अंत में ये मानते हैं कि भगवान को याद करते जी। अभी मध्य प्रदेश की जनता का ऐसा समय नहीं आया है जो कैलेंडर के अंतिम दौर में हो। अभी हमें संघर्ष करना है, अभी हमें लोगों की जान बचाना है, अभी हमें व्यवस्थाएं देनी है अनिल जी, चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे जबलपुर हो। अब तो कोरोना का जो प्रकोप है वो गांव देहात में पहुंच गया। इसलिए सरकार की ये महती जिम्मेदारी है कि वो सारी स्वास्थ्य सेवाएं वहां मुहैया कराए और उससे पीछे नहीं हटे। बिल्कुल। तो अनिल जी, अंतिम आपसे कमेंट चाहूंगा, सरकार की जिम्मेदारी जो है सरकार उसे पूरा कर ले। हवन तो करवा लेंगे ना, पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, हमारे साथ प्रकाश जी बैठे हुए हैं, तमाम घर घर में लोग हवन करवाने वाले हैं। सरकार अपना काम कर ले तो बेहतर है, ये कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सरकार अपना काम बहुत बेहतरीन से कर रही है। जहाँ पे पूरा ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी थी, आप मध्य प्रदेश में देख लो, ऑक्सीजन की मारामारी नहीं है, ऑक्सीजन हम बराबर दे रहे हैं।
हम बराबर इलाज भी कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज मेरे को जो समझ में आई है, माननीय राकेश जी दादा और माननीय आजाद जी और माननीय शास्त्री जी, कि लोग इसमें कोरोना में लड़ना है, डरना नहीं है। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस आ रहा है, मैं जो घूम रहा हूँ, लोग डर भी रहे हैं। और दूसरा, आप मिश्रा जी बुरा ना माने तो मैं एक मीडिया से भी निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, जी बिल्कुल, कि जो न्यूज बताई जा रही है, जो एकदम ऐसा 4-4, 5-5 दिन पुराने जो फोटो दिखा के मैं कई बार देखता हूँ बड़े बड़े आपके न्यूज चैनलों में ना, एक ही फोटो को 5 दिन से दिखा रहे हैं और 2-3 ऐसे हमने देखा कई बार। तो लोग इससे डर रहे हैं, लोग एकदम डर के भी अटैक से नहीं जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है जी, मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमको लोगों को लड़ने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। और हम सरकार अकेले का काम नहीं है, सभी को, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे शास्त्री हो, चाहे राजनीतिक दल हो, दलगत राजनीति से उठ के और देश हित में सबको लगना पड़ेगा और इस कोरोना को हराना पड़ेगा। बिल्कुल, और मानव समाज की रक्षा करना पड़ेगी। सरकार अपना काम कर रही, पर हमको बिल्कुल अनिल जी। और मैं आपको बताऊं कि अभी आप हमसे चूंकि थोड़ा लेट जुड़े तकनीकी दिक्कतों के कारण, हमने अपने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ये मध्य प्रदेश की जनता को ये खुशखबरी दी कि एक बार फिर लगातार रैपिडली बहुत तेजी से संक्रमण की दर कम हो रही है, मौतों का आंकड़ा घट रहा है और जो सच्चाई है वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो बयान था वो भी एक सच्चाई थी और उस पर जो विवाद है वो भी एक सच्चाई है, तो वो भी हमारा दिखाना फर्ज था। अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका भी, साथ ही साथ आजाद जी आपका शुक्रिया, और प्रकाश मुरजानी जी, यज्ञ शास्त्री हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। अब आगे हम आपको दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या है हालात और करेंगे छत्तीसगढ़ में आपकी बात, बस कुछ देर बाद।